नमस्कार बच्चों, आपका स्वामी राज लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आस्था दुबे आपकी जीके की टीचर फिर से अपनी क्लास लेके आ गई हूँ। तो बच्चों, हम मौर्य एम्पायर पढ़ रहे थे और आज का हमारा सेक्शन लास्ट होगा। आज की हमारी क्लास लास्ट होगी मौर्य एम्पायर के, और उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, फ्रेश टॉपिक पे, जो टॉपिक होगा हमारा गुप्त वंश, ठीक है, या गुप्त एम्पायर जो भी कह लीजिए, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं, मौर्य वंश के बारे में जान रहे हैं, और ये आखिरी क्लास है हमारी मौर्य वंश की। हमने लगभग अपना मौर्य वंश का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और लास्ट का थोड़ा सा बच गया मौर्य एम्पायर का, वो जान लेंगे, ठीक है। पहले तो हम अपनी हेडिंग डाल लेते हैं बोर्ड पे, जो हम हमेशा करते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं उसकी। तो हम पढ़ रहे हैं मौर्य काल के बारे में, या मौर्य एम्पायर के बारे में, या मौर्य वंश के बारे में, जो भी कह लीजिए, ठीक है। अब देखिए, हमने लास्ट में क्या पढ़ा था अपना मौर्य एम्पायर के बारे में? हमने पढ़ा था सामाजिक व्यवस्था की, वहां की सामाजिक व्यवस्था कैसी होती थी। लास्ट टॉपिक हमारे क्लास का यही था। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हम आपको वर्ड लेके बता देते हैं ताकि आपका एक हल्का सा रिवीजन हो जाए, ठीक है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्णों का उल्लेख किया है, ठीक है। अर्थशास्त्र में उसने, चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें उसने परंपरागत कह लीजिए 4 वर्णों का विवरण किया था, जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तकों में ये जो समाज है, ये सोसाइटी है उसकी, उसने 4 वर्णों में नहीं बांटी थी, उसने 7 वर्णों में बांटी थी। और किस आधार पे बांटी थी? उसने व्यवसाय के आधार पे बांटी थी, ठीक है। कितने वर्णों में? 7 वर्णों में, ठीक है। आर्थिक आधार के ऊपर उसने ये बांटा था। कौन कौन सा था? दार्शनिक पहला है जिसमें आते हैं, इसके अंतर्गत पुजारी, भिक्षु तथा विद्वान आदि आते थे। दूसरा था कृषक यानी मेगास्थनीज ने 7 वर्णों में अपनी कृष्ण की संख्या 7 वर्णों में बांटी है, और इसमें कृषक यानी किसानों की संख्या सबसे सर्वाधिक बताई है। पशुपालक, ये पशुपालक का कार्य करते हैं, यानी पशुपालन का कार्य करते हैं, तीसरे नंबर पे है। व्यापारी शिल्प, अब ये जो है अधिकांश नगरों में रहते हैं, व्यापारी शिल्प, ठीक है, निवास करते हैं। उसके बाद सैनिक की संख्या जो है, कृषक यानी किसानों की संख्या के बाद में सबसे ज्यादा सर्वाधिक उसने बताई है, ठीक है। उसके बाद आते निरीक्षक क्या है? ये समाज के व्यवस्था और का निरीक्षण करते रहते हैं, ठीक है। अब लास्ट वाला क्या है? मंत्री समाज में शासक वर्ग में आते हैं, ठीक है। शासक वर्ग मंत्री से शुरू हो जाता है। अब हम आते हैं, ये हमारा क्विक रिवीजन हो गया लास्ट के टॉपिक का। चाणक्य ने कितने वर्णों में बांटा है? परंपरागत के अनुसार उसने बांटा है 4 में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और मेगास्थनीज में 7 वर्णों में बांटा है। किसके आधार पे? आय के आधार पे। वो है दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, व्यापारी शिल्प और सैनिक और निरीक्षक और मंत्री। चलिए अब आते हैं, आज का फ्रेश टॉपिक हमारा कहाँ से शुरू होता है बच्चों? मौर्यकालीन वस्तुकाल, ठीक है, वस्तुकला, सॉरी, मौर्यकालीन वस्तुकला। यहाँ हम अपना टॉपिक का नाम डाल देते हैं। क्या है हमारे टॉपिक का नाम? मौर्यकालीन वस्तुकला, ठीक है, मौर्यकालीन वस्तुकला। मौर्य काल में लकड़ी के भवन हुआ करते थे, जो वर्तमान पटना से मिले हैं। देखो, मौर्य काल में क्या होते थे, ये लाइन हमें क्या बोल रही है? ये लाइन हमें बता रही है कि मौर्य काल में लकड़ी के भवन हुआ करते थे। भवन यानी घर, ठीक है। मौर्य काल में किस चीज के भवन बनते थे? जैसे आज के समय में हमारा घर किस चीज का बनता है? सीमेंट का, ईंटे का, बालू का, ये सब चीजें लगती हैं, सरिया लगती हैं, ये सब लगते हैं। लेकिन मौर्य काल में किस चीज के घर बनते थे, भवन होते थे? लकड़ी के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है।
मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगरी होते थे। मौर्य काल में कैसे कारीगर होते थे? पत्थर के कुशल कारीगर होते थे। पत्थर पे स्ट्रक्चर बना देना, मूर्ति बना देना, इस टाइप के पत्थर के कुशल कारीगर होते थे। ठीक है। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूपा बनवाया है, जो सबसे बड़ा स्तूप है। अशोक ने एमपी में, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा स्तूपा बनवाया है, जिसे कहते हैं सांची का स्तूप। ठीक है, ये सबसे बड़ा स्तूप है। इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से सुनिए। अशोक ने बनवाया है मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप, जो कि सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है। अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया है, जिस पर 4 पत्थर के शेरों को एक ही जगह रखा गया है, जो अहिंसा का सूचक है। यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। ये क्या कह रहा है? हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक। अशोक में क्या है? 4 सिंह दिखते हैं सामने से, जबकि 3 ही के सर दिखते हैं, एक 2 इधर और एक सामने, 3 इधर और एक पीछे होता है। तो ये 4 शेर के मुंह वाले हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है, हमारे नोटों पे भी छपा होता है। ठीक है। अशोक ने ही बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था? उत्तर प्रदेश में बनवाया था। ठीक है। सारनाथ के उत्तर प्रदेश के सारनाथ में उसने बनाया था ये स्तंभ। ठीक है, अशोक स्तंभ, जिस पर 4 पत्थर के शेरों का एक ही जगह, जो हमारा अशोक चिन्ह है, जो आप जानते हैं, उसी के विवरण कर रहा है, एक ही जगह रखा गया है, जो अहिंसा का सूचक है। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस का सूचक है, अहिंसा का सूचक है। ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ किसने बनवाया है? अशोक ने बनवाया था। कहाँ? सारनाथ में, यूपी में। ठीक है। और ये किस चीज का सूचक है? अहिंसा का सूचक है। ठीक है। और ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आता है। अब चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज में। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं बच्चों, और क्वेश्चन आंसर को ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आंसर जो है हमने अलग अलग एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं, पूछे गए हैं। मौर्य काल से यही सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, जो बार बार पूछे गए हैं, इसलिए ये बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इन पे ध्यान दीजिए, इन क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन का एक बार जब हमारा हो जाएगा, तो हमारा ये मौर्य का चैप्टर खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम किसमें चलेंगे? अपने फ्रेश टॉपिक पे, जो कि गुप्त वंश हम उठाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर पे बढ़ते हैं ध्यान के साथ। चलिए, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? जी हाँ, चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। और क्या था? कौटिल्य था। ठीक है, चाणक्य याद है ना आपको? कौन है चाणक्य? वही है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को ज्ञान दिया, उनके गुरु बने चाणक्य, और फिर वही उनके राजमंत्री भी बने। तो और उन्होंने ही उनको धनानंद को हराने की नीति सिखाई, उन्होंने ही गृह युद्ध कराया धनानंद के राज्य में, और फिर उन्हीं के सारे आदेश के अनुसार, उन्हीं के नियम कानून के अनुसार, ये उन्हीं की युद्ध नीति के अनुसार जब चंद्रगुप्त मौर्य चले, तो क्या हुआ? वो धनानंद को हरा के मगध पे विजय पाया, और वहां पे उन्होंने गद्दी हासिल की, और वहां की जनता का दिल भी जीत लिया। ठीक है, तो चाणक्य वही थे। चाणक्य के कितने नाम हैं? 2 नाम और हैं। चाणक्य बोलिए, चाहे विष्णुगुप्त बोलिए, चाहे कौटिल्य बोलिए, ये नाम पूछे जाते हैं। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चलो आगे चलते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार कौन? जी हाँ, बिंदुसार चाणक्य के बेटे, बिंदुसार इनके चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बाद किसने शासन लिया? बिंदुसार ने। बिंदुसार किसके बेटे? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे। अब बिंदुसार के बेटे कौन? बिंदुसार के बेटे अशोक। ठीक है, अब कहाँ पे विद्रोह हुआ था कि दब नहीं रहा था? बिंदुसार के खिलाफ कहाँ विद्रोह उठा था कि दब नहीं रहा था? तो उनको अशोक को भेजना पड़ा, जबकि उनके वहां पे बड़े बेटे ऑलरेडी थे वहां विराजमान, लेकिन वो इस विरोध को दबा नहीं पा रहे थे, इसलिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा। और अशोक वहां गया, लेकिन वहां उन्होंने इतनी क्रूरता दिखाई, बहुत विरोध तो दबा दिया, लेकिन उन्होंने बहुत क्रूरता दिखाई थी। इस क्रूरता के कारण बहुत भय उत्पन्न हो गया था लोगों में अशोक के लिए। ठीक है, तो कहाँ भेजा था? इसकी उस जगह का नाम बताइए। तक्षशिला। ठीक है, क्या नाम है उस जगह का जहाँ विद्रोह उत्पन्न हुआ था और बिंदुसार ने
अशोक को भेजा था तक्षशिला। हमने पढ़ा है अपनी पिछले क्लासेस में कुछ। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी है? कई बार हम बता चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस में। ना यकीन हो तो रिवाइंड कर करके सुनिए। बच्चों इसीलिए कहते हैं मेरी क्लास एक भी मिस मत करिए, मेरा एक भी लेक्चर मिस मत करिए, इसको बार बार सुनिए। ठीक है, क्या किसको कहा जाता है देवनाम प्रियदर्शनी? चलो मैं बताती हूँ। देवनाम प्रियदर्शनी का मतलब देवता को जो प्रिय हो। अशोक को कहा जाता है देवनाम प्रियदर्शनी। तो पूछा जाता है किसको कहा जाता है देवनाम प्रियदर्शनी? तो ये कहा जाता है अशोक को देवनाम प्रियदर्शनी। आगे चलते हैं। कलिंग विजय के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? ये भी बताया था ना हमने, कहा अशोक बहुत क्रूएल था, वो किसी पे भी रहम नहीं करता था, वो बस अपनी जीत का सोचा था। और कलिंग के जीत के लिए उसने तो बहुत ही क्रूरता दिखाई थी। तक्षशिला पे विद्रोह दबाने से कई गुना ज्यादा उसने क्रूरता दिखाई थी कलिंग पे विजय पाने के लिए। ठीक है, उसने क्या किसी को नहीं बख्शा था। अब क्या औरत, क्या बच्चे, क्या आदमी, क्या बूढ़ा, किसी को नहीं बख्शा था। सबको जो भी उसके रास्ते में आया था सबका उसने विनाश किया था, सबको मार दिया था, बहुत क्रूरता दिखाई थी। लेकिन क्या हुआ, जब वो कलिंग पे जीत हासिल कर लेता है तो क्या होता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसका मन घूम जाता है। क्यों? क्योंकि वो जब देखता है इतना ज्यादा हिंसा, तो उस हिंसा को, अपनी ही मचाई हिंसा को देख के उसका मन परिवर्तन हो जाता है। और जब उसका हृदय परिवर्तन होता है तो वो क्या करता है, हिंसा छोड़ देता है, अहिंसा की ओर चलता है। और कौन सा धर्म अपना लेता है? बौद्ध धर्म अपना लेता है। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। तो इस पे क्वेश्चन बनता है, अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग पे जीत के बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, अहिंसा के रास्ते पे चला। और बौद्ध धर्म क्या था? उसका अपना पर्सनल धर्म था, उसने अपनी जनता पे थोपा नहीं था, उसने अपने राष्ट्र धर्म उसको घोषित नहीं किया था, राज्य धर्म उसको घोषित नहीं किया था। उसका वो अपना धर्म था। लेकिन हाँ, वो उसका प्रचार प्रसार करता था, अपने बच्चा बच्चियों से करवाता था, क्योंकि वो धर्म बहुत उसको प्रिय था, उसको बहुत सही लगता था, क्योंकि वो अहिंसा बताता था। बौद्ध धर्म उसका वो प्रचार प्रसार भी करता था। ठीक है, लेकिन किसी पे थोपा नहीं। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। बौद्ध अशोक ने अपनाया था, जैन धर्म किसने अपनाया था? जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जैन धर्म अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो सबसे पहला राजा था किसका? मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य, उसने सबसे पहले जैन धर्म अपनाया। उसके बाद बिंदुसार आए, बिंदुसार के बेटे अशोक आए, अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? जैन नहीं, बौद्ध धर्म अपना लिया। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। कौन जो है मौर्य वंश का शासक नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य पहले राजा थे, उनके बेटे बिंदुसार वो भी राजा थे, मौर्य वंश के ही आए। बिंदुसार के बेटे अशोक वो भी मौर्य वंश में आए। कौन नहीं आया? अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश का राजा नहीं था। आगे चलते हैं। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। मैं लिख दे रही हूँ और याद रखिएगा, पूछता है। इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। मेगास्थनीज कौन थे? जी हाँ, मेगास्थनीज राजदूत थे। किसके? सेल्यूकस निकेटर के। सेल्यूकस निकेटर कौन? सिकंदर का थर्ड सेनापति। वो तो उसने अपना राजदूत कहाँ भेजा? उसने अपना राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में भेजा। वहां वो रह के उन्होंने क्या जाना? उन्होंने मौर्य वंश के बारे में जाना, भारत के बारे में जाना, और इसलिए उनकी बुक इंडिका में इस मौर्य वंश का विवरण है। तो मेगास्थनीज पूछा जाता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। आगे पढ़ते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज कितनी श्रेणियों में विभाजित किए? मेगास्थनीज अभी जब मैंने आपको पढ़ाया मौर्यकालीन वास्तुकला, तो उसी में बताया मेगास्थनीज ने 7 वर्णों में विभाजित किए थे। उसके 7 वर्णों में भारतीय समाज को विभाजित किया था। ठीक है, आय के ऊपर उसने 7 वर्णों में समाज को विभाजित किया था। आगे चलते हैं।
पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भवन किस में बनते थे, किस चीज से बनते थे? जी हाँ, लकड़ियों के, तो लकड़ियों में ही बना होगा। चलो, इसका आंसर है लकड़ी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। चलो, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप यूपी सारनाथ में, जिसे अशोक स्तंभ भी कहते हैं, किसने बनाया? अशोक ने बनवाया। सॉरी, अशोक स्तंभ उसको कहते हैं जो 4 शेर वाला है। सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है, कहाँ है? यूपी में। यूपी में कहाँ? सारनाथ में। किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। आगे चलते हैं। अशोक की शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक की शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? वो था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ही पहला अंग्रेज था जिसने अशोक की शिलालेख को पढ़ा। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13 कलिंग युद्ध की विजय। कलिंग युद्ध में जो विजय हासिल हुई थी, ठीक है, और अशोक का वर्णन उसकी किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक की किस शिलालेख में है? 13वें में। मौर्य काल में सीता का तात्पर्य क्या है? सीता का तात्पर्य जमीन और जमीन से जुड़ी आय से है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, कुछ भी आए आप लिखेंगे राजकीय भूमि से प्राप्त आय। सीता का तात्पर्य क्या है? या तो भूमि, राष्ट्र भूमि, खेती वाली भूमि, सिर्फ खेती वाली भूमि, या तो खेती वाली भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, यही सीता का अर्थ है। तो मौर्य काल में, तो इसका आंसर क्या होगा? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। चलो, अब किसको क्या कहा गया है? किसको क्या कहा गया है? ये देखो, चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है? चंद्रगुप्त को जो कुछ फॉरेनर्स ने बुक्स लिखी थी उसमें चंद्रगुप्त का नाम क्या लिखा गया? चंद्रगुप्त का नाम लिखा था सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। ये 2 नाम चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए थे, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। उनके नाम की जगह यही दिया गया था जो मैंने आपको पहले बताया था। बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था? अमित्रघात, यानी दुश्मन पे जो विजय पाले। अशोक का दूसरा नाम क्या था? प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी। चाणक्य का कौटिल्य विष्णुगुप्त। तो दूसरा नाम भी पूछता है कि किसका दूसरा नाम क्या था, तो यह आपको बताना पड़ेगा। चलिए, आज हमारा मौर्य वंश खत्म होता है। एक बार क्वेश्चन आंसर फिर से दोहरा लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ हमारा मौर्य वंश की क्लास खत्म होती है बच्चों, और अब हम नेक्स्ट क्लास में गुप्त वंश पढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक हमारा यहाँ आज इस क्लास में खत्म। चलिए, एक बार और क्वेश्चन आंसर दोहरा लें। हाँ, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी है? किसका नाम है देवनाम प्रियदर्शी? अशोक का। कलिंग विजय के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। और चंद्रगुप्त मौर्य यानी उनके बाबा ने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म। गुड, आगे चलते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और वो कर्नाटका भी चले गए थे जैन धर्म के प्रचार के लिए। वहीं उन्होंने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण भी त्याग दिए थे। संलेखना विधि क्या है? संलेखना विधि वही है जैन धर्म में जिसमें भूख और प्यास से आदमी धीरे धीरे करके मर जाता है। काफी तकलीफदेह मौत मिलती है संलेखना विधि से। ये जैन धर्म का एक विधि है अपने प्राण को त्यागने, जिसमें अन्न और जल ग्रहण नहीं करना। तो जब खाना और पानी नहीं पाओगे तो धीरे धीरे करके तो प्राण निकलेंगे, बड़ा तकलीफदेह होता है ये। तो उसी विधि से उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, ओके, ठीक है।
चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या अजातशत्रु? सिंपल, अजातशत्रु। चंद्रगुप्त मौर्य भी है मौर्य वंश का शासक, उसका बेटा बिंदुसार भी है और बिंदुसार का बेटा अशोक भी है। तो कौन बचा? अजातशत्रु, वो मौर्य वंश का शासक नहीं है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज कितनी श्रेणी में विभाजित किया था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज 7 श्रेणी में आय के आधार पर विभाजित किया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। भवन किसके बनते थे? लकड़ी के, तो उसका भी घर किससे बना होगा? लकड़ी। आगे चलते, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? बड़ा आसान, सबसे बड़ा स्तूप है यूपी सारनाथ में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? उसके शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। ठीक है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग की युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन उसके 13वें शिलालेख में है, 13th शिलालेख में है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राष्ट्रीय भूमि से उत्पादित आय से है, या ऐसे के लिए राज की भूमि से प्राप्त आय से है। ठीक है। अब चलिए इन लोग का दूसरा नाम बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य का दूसरा नाम क्या था? सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस भी आ सकता है, तो दोनों उन्हीं का नाम था। बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था? अमितघात, अमितघात यानी दुश्मनों का नाश करने वाला। अशोक का दूसरा नाम क्या था? देवनाम प्रियदर्शनी यानी देवताओं को प्रिय। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। ठीक है बच्चों, हमारा मौर्य वंश कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट। आपको क्या करना है? आपको यही करना है कि बार बार रिवाइंड करके क्लासेस सुनते रहना है ताकि यहाँ पे फीड होता रहे। मैं अपने हर क्लास के बाद लगभग बोलती हूँ कि आप जब तक ध्यान से मेरे लेक्चर सुनेंगे नहीं तब तक आपको समझ में कैसे आएंगे बेटा। कहानी है, क्वेश्चन आंसर ही है, लेकिन उसको सुनना तो पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनेंगे, बार बार रिवाइंड कर करके क्लास सुनेंगे, लेक्चर सुनेंगे तो किसी चीज की जरूरत नहीं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सब याद हो जाना है, सब समझ में आ जाना है। मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ कि आप वो काम करें, आप करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। करके देखिए आता है कि नहीं आता है, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप फीड होता जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही बच्चों। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वहाँ शुरू करेंगे हम अपना गुप्त वंश, गुप्त एम्पायर। नमस्कार।